नमस्कार। मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। चुनाव खत्म हो गया है और शायद पहली बार है कि चुनाव खत्म होने के बाद सीटों के विवाद खत्म होने पर नहीं आ रहे हैं। ईवीएम को लेकर प्रधानमंत्री जी ने तो पहली ही बैठक में कह दिया कि अब ईवीएम का मामला कहाँ गया, अब ईवीएम पर नहीं रो रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से मामले खुल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ईवीएम का जिन्न जो है इतनी जल्दी बोतल में नहीं जाने वाला है। मैं आपको बता दूं कि 2019 से ही बड़ी संख्या में करोड़ों में ईवीएम्स के गायब होने का जो मामला है वो है लगातार सामने। ये अलग बात है कि विपक्ष इस पर कभी थोड़ी बहुत फुरफुरी छोड़ देता है, ढंग से बात नहीं करता है, लेकिन लोग लगातार इस पर बात कर रहे हैं। महमूद प्राचा गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और मुंबई की एक सीट को लेकर कल भी मैंने बात की थी। मुंबई की एक सीट को लेकर जो विवाद हुआ, जहां पर 48 वोटों से इंडिया के उम्मीदवार, शिवसेना उद्धव के उम्मीदवार हारे थे, उसको लेकर विवाद लगातार तेज हो रहा है। पहले ये कहा गया कि रविंद्र दत्ताराम वायकर जो हैं, उनका साला था जिसके मोबाइल से कंट्रोल हो रहा था ईवीएम। ये मिड डे में खबर आई, लेकिन इसके बाद चुनाव आयोग ने केस किया। आरओ से कहा कि केस करें। ये भी है कि आरओ अब केस कर सकते हैं कि नहीं चुनाव खत्म होने के बाद, लेकिन केस किया जा रहा है उनके ऊपर। ये कहना है कि किसी भी तरह मोबाइल से कंट्रोल नहीं होता है ईवीएम। इसी बीच में एलन मस्क का ट्वीट आ गया। राजीव चंद्रशेखर जो इस बार चुनाव हार गए हैं, मंत्री अब नहीं है, वो भिड़ने गए। उन्होंने कहना चाहा कि भारत में ऐसा संभव नहीं है, तो एलन मस्क ने एक आप्त वाक्य कहा जिसका मतलब जो जो ये था कि एवरीथिंग कैन बी हैक्ड। अब ये एवरीथिंग कैन बी हैक्ड के बाद एलन मस्क कौन है बताने की जरूरत नहीं है। सारे लोग खामोश हैं। उसके बाद कोई जवाब देने लड़ने नहीं आया। ट्रॉल्स वहां पर लगे हुए हैं, और इन सब के बीच एक नया विवाद तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक नई बहस शुरू हो गई है। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा? जेडीयू मान गई है कि चलो बीजेपी का ही बना दो, त्यागी का बयान आ गया, लेकिन तेलुगु देशम अभी भी लगी हुई है। और संजय निरुपम ने कहा कि अगर टीडीपी अपना उम्मीदवार देती है तो हम उसका समर्थन करेंगे। ये सारे हालात हैं देश के। इसके बीच में आज ईद है। ईद की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन ईद के दिन की शुरुआत बड़ी खराब हुई है। दार्जिलिंग के पास एक ट्रेन हादसा हुआ है, डिटेल्स अभी आ रही हैं। उसमें जिन लोगों का भी नुकसान हुआ है, क्या कहा जाए। रेल मंत्री नए आए हैं, नई रील आएंगी। नए तो क्या है, पिछली बार भी थे तो हर एक्सीडेंट के पहले बाद में रील्स और फोटोग्राफ उनकी आती थी, लेकिन एक्सीडेंट रेलवे के रेगुलर हो गए हैं। मेरे ख्याल से अशोक जी, मोदी जी को अगर कोई श्रेय दिया जाना चाहिए तो रेलवे को पूरी तरह से खत्म करने का श्रेय दिया जाना चाहिए। जो हालात रेलवे में हैं, जिस तरह की भीड़ है, जिस तरह का मेंटेनेंस नहीं है, सारी ट्रेनें लेट चल रही हैं और इस तरह के एक्सीडेंट हो रहे हैं। बता रहे हैं कि वंदे मातरम की फोटो दिखा दिखा के क्या हाल किया गया है देश का। हम उस पर आएंगे, लेकिन पहले ईवीएम वाले मसले पे जो सारा कुछ चल रहा है, कल मैंने राजू पारुलेकर से बात की थी अशोक जी। उसके बाद तो हम लोगों ने कांग्रेस को भी खूब कोसा था, जो हम करते हैं कि आप सिर्फ चुनाव के बाद पहले दो चार बयान दे के बैठ जाते हैं। तो दिग्विजय सिंह जी ने हम दोनों लोगों को टैग करके एक लंबा ट्वीट किया कि भाई हमें मत कोसो, हमने तो एक कमेटी बनाई थी और ये किया था वो किया था, लेकिन आपने जो भी बनाया था कहीं कुछ उसका असर दिख नहीं रहा है। तो सिर्फ इसलिए कि आप कांग्रेस हैं आपको हम ना कोसें, ये तो संभव नहीं है। मेरी बात यहाँ खत्म है, आपकी बात शुरू होगी। मैं चाहता हूं कि इस पूरे इशू को आप किस तरह से देख रहे हैं, उस पर आइए। नहीं, मैं तो हमेशा कहता हूँ हम बहुत ही तीखा भी बोलते हैं और आपके कार्यक्रम पे बोलते भी आ रहे हैं। यदि ईवीएम का मसला यदि ईवीएम का मसला अभी तक ठीक नहीं हुआ और इलेक्शन कमीशन बदतमीजी पे उतरते आया है, हर जगह पे हमने देखा, तो इसमें कहीं ना कहीं अकार्यक्षमता दिखती है मुझे विपक्ष की। और विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, वहाँ अभी भी कोऑर्डिनेशन पैरालिसिस है। कोई किसी का एक का पैर एक के पैर में नहीं है, कोई किसी को समझता नहीं है। सब 100 सीटें आने पे ऐसा समझ रहे हैं जैसा वो व्हाइट हाउस पे भी कब्जा उनका हो गया। जबकि दिग्विजय सिंह जी को तो ट्वीट करना भी नहीं चाहिए था। जी विजय के राज्य में इतनी शर्मनाक हार हुई है। 29 की 29 सीटें, एक सीट नहीं बताई, खुद अपनी सीट नहीं निकाल पाए। इतने साल तक मुख्यमंत्री रहे, 15 साल तक, और उनके मुख्यमंत्री काल में जो बीजेपी का उदय हुआ और जो कांग्रेस का खच्चीकरण हुआ, उससे कांग्रेस आज तक नहीं उबर पाई है। बीच में थोड़ी बहुत उठी थी, उनकी नर्मदा यात्रा मैंने कहा था, तब भी क्रेडिट दिया था। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि दिग्विजय सिर्फ एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं, और उनका एजेंडा है कि उनके बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाना है। जब तक उनके बेटे का नंबर नहीं आता, तब तक कांग्रेस वहां पे ऐसी हाशिए पे पड़ी रहेगी। ये अक्सर मैंने देखा है। कहीं यदि मैं छत्तीसगढ़ की बात कहूँ तो
अजीत जोगी ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पूर्ण रूप से 12 बजाए, बाकी बचे हुए जो कांग्रेस थी उसको बघेल साहब ने खत्म कर दिया। यहाँ गुजरात में कांग्रेस का डीएनए हुआ करता था, लेकिन वहाँ पे अहमद भाई अभी नहीं है। लोग कहते हैं कि मरने के बाद लोगों के बारे में अच्छी बात कहते हैं, लेकिन यदि हम इतिहास टटोलने जाएंगे तो जो गलतियां हुई है उसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उनके समय जो बीजेपी का उदय हुआ है और बीजेपी को गिफ्ट में माने सरकारें देती रहे, वो इतना कांग्रेस का बुरा हश्र नहीं था या नरेंद्र मोदी जी की इतनी आभा नहीं थी। लेकिन क्या करें, सामने विपक्ष ही बिका हुआ है, तो फिर कर क्या सकते हैं। और ये मुझे केशु भाई पटेल ने तब भी कहा था, जब केशु भाई पटेल जिंदा थे और उन्होंने अपनी पार्टी खोली थी, तब उन्होंने जब बात करते समय मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, अहमद भाई बहुत ऐसे है वैसे है, तो उन्होंने कहा कि अशोक जी मैं आज आपको एक ऑफर देता हूँ, मैंने एक राजनीतिक पार्टी खोली, सौराष्ट्र में यदि कांग्रेस के साथ मिलकर हम काम करेंगे तो हम बीजेपी को निस्तानाबूद कर सकते हैं। मैं एक सीट चाहता हूँ सिंबॉलिकली, क्योंकि मैंने राजनीतिक दल खोला है, मुझे एक सीट तो चाहिए होगी, बाकी मैं सब बीजेपी को देने को कांग्रेस को देने को तैयार। ये आप जाके बात करिए, और यदि ये मान गए तो मैं समझूंगा कि वाकई आपको पत्रकार मानते हैं और कांग्रेस में अभी कुछ जिंदा है लोग जो कांग्रेस को जीवित रखना चाहते हैं। लेकिन मैं आज गारंटी के साथ कहता हूं, मैं सिर्फ एक का सीट पे भी कॉम्प्रोमाइज करने गया तो भी ये मेरे साथ मांगेंगे नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी वहां डील कर चुके हैं जितवाने का। और सौराष्ट्र में बोले हम सब लड़ेंगे और बीजेपी क्लियर निकल जाएगी। ये उन्होंने मुझे चुनाव के दौरान कही थी बात, जब सीट मतलब नॉमिनेशन फाइल पेपर होने थे। मैं आया, मैंने अहमद भाई से बात किया, कि अपॉइंटमेंट लेके बात की, तो उन्होंने मुझे हंसते हुए कहा कि बोले किसकी बारे में बात कर रहे हो, उसका क्या वजूद है उस आदमी का। जब चुनाव के नतीजे आए तो पता पड़ा केशु भाई पटेल के वजूद क्या था, और केशु भाई पटेल की वजह से सौराष्ट्र में कैसे बीजेपी जीत गई, कैसा वोट डिवीजन। ये जब हमने देखा कि पटेल वोट यदि कांग्रेस की तरफ जाता उस समय, तो शायद नरेंद्र मोदी किसी बात नहीं बनती। लेकिन ये सारी चीजें होती है। मैं बार बार कहता हूँ कि जो स्लीपर सेल बैठे हैं बीजेपी के कांग्रेस में, वो कांग्रेस को जिंदा नहीं रहने देंगे, चाहे कितनी भी मेहनत करे राहुल गांधी 10 बार पद यात्रा करे, लेकिन उस पद यात्रा पे पीछे पानी फेरने वाले बहुत लोग। तो ईवीएम को लेके एक आंदोलन क्यों नहीं, जन आंदोलन क्यों, जहाँ पे अभी देखिए बीजेपी में घमासान मचा है, जहां जहां पूरा पूरा परफॉर्मेंस है वहां पे कांग्रेस ने अभी तक तेलंगाना में नहीं पूछा क्यों हुआ, कांग्रेस अभी कर्नाटक में चुप है क्योंकि इतने ही क्यों आ गए, कांग्रेस इस पे चुप है कि क्योंकि हरियाणा में हम 10-8 निकाल सकते थे, 5 कैसे निकले। कांग्रेस 5 ही पे खुश है, कांग्रेस 7-8 सीटें आगे राजस्थान में उसी में सीट है, कांग्रेस ये नहीं बोल रही कि 11 सीटें क्यों नहीं आई। कांग्रेस को ये पता है कि पैसा पहुंचा ही नहीं है, तो पैसा गायब कहाँ हुआ, तो पार्टी से चला हुआ पैसा। ये तमाम बातों, क्योंकि अब 100 सीटों पे ही उत्सव मना रहे हैं, और ये 100 सीटों पे उत्सव मनाएंगे, अगले चुनाव में फिर 10 सीटों पे आएंगे। सवाल है कि आज यदि ईवीएम पे ये बात हुई है तो आज पूरा बम्बे बंद हो जाना चाहिए था। आंदोलन उसको कहते हैं, बीजेपी ने ऐसा आंदोलन किया है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के सत्ता में हमने देखा बीजेपी ने एक गैस के सिलेंडर की क्या 50 रुपए की कीमत बढ़ गई, थोड़ी बिजली महंगी हो अभी गई, रेलवे के अभी टिकट का महंगे अशोक हो जी गए। बताऊं आपको, अभी का अशोक जी बताऊं, दिल्ली में जल संकट को लेकर मनोज तिवारी से लेके बांसुरी स्वराज और ये सारे लोग सड़क पर हैं। कांग्रेस सड़क भी पर यहाँ है, विपक्ष है, लेकिन बयान चलेगा, इसके अलावा कुछ खास नहीं। अभी सुना गया है कि क्या कोई करेंगे, आंदोलन करने वाले हैं अध्यक्ष जी, लेकिन क्या कौन अभी सा पता आंदोलन नहीं है। करने वाले, कौन किस कांग्रेस के नेता में दम है दिल्ली के, मुझे बताइए। चुनाव के समय जो लंदन में भाग जाते हो अजय माकन काम करेंगे, जो बार बार बीजेपी के पाले में जाके बैठते हो लवली काम करेंगे, 70 साल प्लस जेपी अग्रवाल काम करेंगे, कौन है, कहाँ गए कन्हैया। लोकसभा हार गए तो कन्हैया गायब हो गए। कन्हैया आज सब स्मृति ईरानी को आज सब कोसते हैं, चलो ठीक है, लेकिन स्मृति ईरानी के वो 2014 वाला समय याद कीजिएगा, जब 2014 में स्मृति ईरानी हार गई, उसके बाद अमेठी में लगातार वो हर सप्ताह जाती थी। यही कारण है कि बिल्कुल 2019 में वो जीत गई। 19 का बिल्कुल। यदि उनका अहंकार नहीं आता तो इस बार भी वो जीत, लेकिन कन्हैया कुमार को तो बगैर जीते अहंकार आ गया है। आज वो चुनाव के टाइम पे तो बड़े दिल्ली दिल्ली कर रहे थे, आज दिल्ली पानी के लिए तरस रही, कौन आया रास्ते, आज दिल्ली में कई जगह पावर कट है, कौन आता है रास्ते में, मात्र ट्वीट पे बात होती है या प्रेस रिलीज दिया जाता है, और धरने पे तभी बैठा जाता है जब फोटोग्राफर आते हैं, फोटोग्राफर चले जाते हैं, धरना खत्म। आंदोलन ऐसे नहीं होते, आंदोलन हमने देखे हैं। तो ये सत्ता पक्ष क्यों चुप है, उनको पता है ये एयर कंडीशन वाले लोग हो गए, इनके दम में वजूद अब उसमें ताकत नहीं है घूमने। क्या मध्य प्रदेश में कैंडल नहीं हो गई, इतना नीट का इतना बड़ा लफड़ा हो गया है, कहाँ गया एनएसयूआई, कहाँ गई यूथ कांग्रेस, सर्वोच्च न्यायालय के भरोसे। आज ईवीएम का यदि आज शिवसेना ने प्रूव कर दिया कि मुंबई में उनका गढ़ है, और मैं जानता हूं वहां क्या हुआ, वहां जब जीत गए थे कीर्तिकर, उसके बाद जब अंदर हंगामा हो गया तो पोतनीस और वो जो बड़े शिवसेना के नेता थे वो अंदर जाने लगे, तो उनको रिस्ट्रिक्ट किया कि आप अंदर नहीं जा सकते, और उसके बाद आशीष शेलार आके अंदर चले जाते हैं। और मैंने सुना वहां से किसी ने बड़े एक मंत्री से बात करवा दी,
उन्होंने अधिकारियों से बात की, सारी खबरें बाहर है, तो ये सब फोन सेलफोन जब्त कर देने चाहिए, सीडीआर निकल लेना चाहिए, कौन ने किसका कितने बजे बात की। पीठासीन अधिकारी का नेताओं से बात करने का मतलब क्या है? पोस्टल बैलेट बाद में कैसे गिने गए? क्या जीता हुआ गजानन कीर्तिकर हरवाया गया क्या? लोग तो बनारस के बारे में भी ऐसी बात करते हैं। तो फिर लोकतंत्र के मायने क्या है? हारने पे इतना डर क्यों, किस बात का भाई? 5 साल बाद फिर चुनाव आएंगे। कहां गई बीजेपी की वो जीवी शिक्षा, जो बिल्कुल एक उनके पास किलिंग इंस्टिंक्ट हुआ करता था। 1952 से लेकर लगातार लड़ता रहा जनसंघ, फिर बीजेपी, बीच में जनता दल का एक्सपेरिमेंट किया, लगातार लड़ते रहे ये लोग कांग्रेस से, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। या 10 साल सत्ता में रहने के बाद हिम्मत हार गए? विपक्ष में रहने की बारी आ गई तो ये सारे इधर उधर के काम करके सत्ता में रहोगे, और उसके बाद इतराओगे कि हमें विजय मिली है, हमें जीत मिली है। प्रजातंत्र में जब कोई ये बेहद अजीब सवाल है। मैं आपको याद दिलाऊं, और मैं आजकल बार बार याद दिला रहा हूं कि गुजरात में पिछले विधानसभा में, अभी जो विधानसभा है उसके पहले वाली विधानसभा में, कांग्रेस एकदम शानदार लड़ाई में आई, ऐसा लगा सरकार बन जाएगी, थोड़ी सी सीटों से सरकार बनाने से रह गई। 5 साल के अंदर कंडीशन ये हुई कि कांग्रेस खाली हो गई, लोगों को बीजेपी में शिफ्ट करा दिया गया, और इस चुनाव में सिर्फ 19 सीटों पर रह गई। उसमें से भी कई विधायक जा चुके हैं, अब शायद 15 या 16 विधायक, गनीबेन ने भी इस्तीफा दे दिया, तो अब शायद 15 और 16 विधायक बचे हुए हैं। जीत जीत होती है, हार हार होती है। आप अगर 100 सीट लेके आए, 101 लेके आए, 120 लेके आए, हैं आप विपक्ष में, जहां 273 की जरूरत है, वहां अगर 200-250 से कम सीटें आपकी आई हैं, तो आप ये कहने की कंडीशन में कतई नहीं है कि जीते हैं आप। हम सब जानते हैं कि बहुत आर्ड सिचुएशन थी, हम सब जानते हैं चुनाव आयोग खिलाफ था वगैरह वगैरह, लेकिन ये तो रहेगा, ये तो अगले चुनाव में भी रहेगा। बात ये है कि जनता के साथ मिलकर आप तैयारी कैसे कर रहे हैं। ईवीएम को लेकर इतने सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आप कहां हैं? ट्वीट से आगे आप कहां हैं? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना अशोक जी। यकीनन, मतलब आप इस पे इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार कब गिरेगी और हमारा कब, हमारे हाथ में मक्खन कब आएगा। ये है आपका मतलब। ऐसे ज्वलंत इशू है आज भी सर, इस इश्यूज पे कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। विजय उत्सव ही चल रहा है और फालतू बातों पे बात करेंगे। जयराम रमेश के रोज सवाल पूछते, किसी काम के नहीं है, क्यों ट्वीट करते हो भाई? कौन से सवाल उठाते हो? ये जितने भी लैपटॉप वाले नेता है ना, इन्होंने पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। यही बीजेपी का भी हुआ, जो संघ ने कहा कि ये सर्वे एजेंसी के भरोसे मत रहिएगा, क्योंकि पार्टी के पास अथाह फंड आया तो ये फंड आपस वालों में बांटना है, तो आपने अपने एजेंसी वालों को ऑब्लाइज करना है, और फिर वो बता देते कि आपको 390 आ रही साहब, 400 तो आप अकेले पहुंच रहे हो। कुछ लोगों ने तो बेचारों ने 500, 550, 700 कर दिया, इससे उत्साही हो गए। वहां पे भी बोला गया कि अरे भाई जमीन के लोग हैं, हम जमीन से बात करो। आप जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज रखते हैं किसी राज्य में, उसकी औकात क्या होती है? यदि उसकी कोई औकात ही नहीं है, राहुल गांधी ही तय करेंगे, केसी वेणुगोपाल ही तय करेगा लिस्ट, फिर तो ये बंद करो ना नौटंकी, लोगों को भेजना। वो राज्यपाल होता है सर। मेरा बस अपना बस 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 अनुभव बस है बस कि प्रभारी और ये जो महासचिव वगैरह होते हैं, ये राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल होते हैं। ये रिटायरमेंट पोस्टिंग होती है, 5 स्टार होटल में बस बस स्वीट में ठहरते हैं, गाड़ी से आते हैं, बढ़िया खिलाया जाता है और अपना चक्कर लगा के चले जाते हैं। मैंने तो यही चले देखा है, जाते मैं हैं। जहां जहां गया हूँ। एक नहीं आध नहीं, लोगों वो को छोड़ एक्चुअली, दीजिए, और जो लोग, और ऐसे कुछ नहीं, ऐसे जो लोग हैं कि जो मेहनत करते हैं, ऐसे उनको एक आध किनारे लगा परसेंट दिया बचे हैं वो जाता है। लोग, उनको तुरंत किनारे लगा रहे हैं। मैंने कहा ना अभी, उनको तेलंगाना से गोवा भेज दिया जाता है विधानसभा बस चुनाव तेलंगाना जिताने से के गोवा बाद। भेज दिया जाता। बताओ, बाप रे, गोवा भेज दिया और तेलंगाना के नए आदमी को भेज दिया, तो नतीजा यही आना था। ये बीजेपी को तेलंगाना आपने सौंप दिया। आज जिसने उस आदमी का ट्रांसफर किया, ठाकरे का माणिक राव, ही शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मानिक राव ठाकरे वो आदमी थे अशोक जी, आपको क्या बताना है, जनता को बता रहा हूं मैं, जिन्होंने आंध्रा का श्रेय लेने की कोशिश नहीं की। बहुत कम लोगों कभी को नहीं उनका की नाम पता होगा, हमारे जैसे लोग सर। लगे रहते हैं तो नाम पता है, वरना मैंने लोगों को ना नाम पता होगा और फोटो मैं से भी नहीं आपको पहचानेगा। बता दूं, मैंने एक अखबार वाले का मुझे फोन आया कि भाई वो आपके ही एरिया के हैं, आप थोड़ा सा बात कर दीजिए इंटरव्यू के लिए। तो मैंने उनको फोन किया कि वो आ रहे हैं तो इंटरव्यू दे दीजिए। तो उनने उनसे मिले और कहा कि मैं आपको मेरे प्रदेश के अध्यक्ष का इंटरव्यू करवाता हूँ, आप उनसे बात करें। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आप नहीं बात करेंगे? बोले नहीं, मैं बात नहीं करूंगा, मुझे बात करके क्या, मुझे यहाँ तेलंगाना में बोले मेरा अध्यक्ष चुनाव लड़ रहा है, उसका फोटो छपना चाहिए उसको। वो अभी आज नीड ऑफ द आवर इज दैट ही शुड बी इन पब्लिसिटी। बाकी जगह आप देखिए, दूसरा सुरजेवाला जी है जी, और राहुल गांधी की खबर एक कॉलम में आती है और सुरजेवाला की 3 कॉलम में। और एक एक्स आईपीएस है जिनको उड़ीसा भेजा गया है, अच्छा बताइए आप। उन्हीं की फोटो आती है, किसी और की नहीं आती। हाँ,
और कांग्रेस का जो हश्र हुआ उनको अभी उनको भारत रत्न देना चाहिए उनको। कांग्रेस ने कांग्रेस रत्न करके अभी कुछ अवार्ड शुरू कर देने चाहिए ऐसे लोगों के मुझे लगता है। तो कुल मिला के ईवीएम का जो मसला है ये है, कई जगह पे है। कम से कम मैं सोचता हूँ कि 10 से 15 सीटों का ऐसा आपको गैप मिलेगा कि जो इस खेल में हुआ है। लेकिन चुनाव आयोग यदि ये मानने को ही तैयार नहीं, चुनाव आयोग को जब भी सवाल पूछते हो मुशायरा लेके चलते हैं, और मैं उस मुशायरा को भी सलाम करूंगा सर। मुशायरा भी उच्च क्वालिटी का होगा कि लगे कि राहत इंदौरी को सुन रहा हूँ या किसी बड़े लोगों को सुन रहा हूँ। और ट्रक के पीछे लिखे हुए शेर जो होते हैं, आकरा की माला, पत्थर के फूल और तेरी तू मेरी तेरे तू मेरा साला टाइप्स जो होते हैं, ट्रक के पीछे लिखे हुए तुकबंदी वाले, वो शायरी करके वो, और सामने सुनने वाले भी इतने बड़े बेहतरीन लोग हैं, जानकार साहित्य के, कि उसके शायरी पे कसीदे पढ़े जाते हैं। क्या करें? प्रधानमंत्री जी को ये कहे कोई कि प्रधानमंत्री जी को ये कहे कि प्रधानमंत्री जी आप क्यों ईवीएम का रोना रो रहे थे जब 2 बार अडवाणी जी के नेतृत्व में सरकार हार गई, बीजेपी हार गई, एक बार अटल जी के चलते हार गए और उसके बाद अडवाणी जी फिर यूपीए 2 हुआ। तब आपने क्यों कहा कि अमेरिका से लेकर तमाम सारे विदेश में बड़े बड़े विकसित देश जो है वो ईवीएम बैन कर चुके हैं, हमारे देश में ईवीएम क्यों? ये सवाल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूछा था। क्या वो इस बात को भूल गए? नरसिम्हा साहब एक बात को भूल गए कि उन्होंने तो किताब लिख मारी थी, अडवाणी जी ने भूमिका लिखी थी, और किरीट सोमैया जी जो है वो मशीन लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वो लोग कहेगा। मोदी जी का तो मुझे लगता है कि याददाश्त थोड़ी, उनको बादाम रोज, मैं यदि मुझे परमिशन मिले तो मैं खुद बादाम भेजना चाहता हूँ उनको, हर महीने 5 किलो बादाम भेजने की गारंटी अशोक वानखड़े की, ताकि वो थोड़ा सा दिमाग उनका रिकलेक्शन थोड़ा सा कम हो गया। और इस चुनाव में तो मैंने बहुत देखा कि वो भूल जाते हैं कि उन्हें क्या बोला। तो ऐसे ऐसी जीत किस काम की? अगला थोड़ा आगे चलते हैं अशोक जी, महाराष्ट्र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जिसमें महाविकास आघाड़ी के सभी लोग थे। उसमें बाकी बातें तो ठीक हैं, होनी ही थी, हुई। एक बात कही गई कि गद्दारों को वापस नहीं लेंगे, और इसके पहले ये चर्चा चल रही थी कि शरद पवार खेमे से जो लोग गए हैं या शिवसेना से जो लोग गए हैं उनमें काफी लोग वापस लौटने का सोच रहे हैं। ये जो बयान है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि शरद पवार जी यूं ही कुछ नहीं बोलते। देखिए, इतना छिछा लेदर हो चुकी है, खासकर यदि मैं पवार परिवार में बोलूं, तो पवार परिवार में इसके पहले भी अजित पवार गए। अजित पवार जाने के बाद परिवार अलग रहा। अजित पवार 80 घंटे के लिए गए, फिर वापस आ गए। इसके पहले अजित पवार ने विद्रोह किया और उप मुख्यमंत्री बने जबरदस्ती। छगन भुजबल का इस्तीफा हुआ, वो समय भी मुझे याद है। लेकिन उसमें परिवार बीच में नहीं था, परिवार का विभाजन नहीं था। मुझे अधिकार चाहिए, ये डिमांड थी, लेकिन आप किसी लायक नहीं रहे हो, ये बोलना नहीं था। लेकिन अब जब वो गए तब उनके उम्र पे बोला गया, उनकी नाकामयाबी पे बोला गया, उनके बारे में क्या क्या नहीं बोला, और सुप्रिया के खिलाफ जब उतारा अपने पत्नी को, उसके बाद तो परिवार डिवाइड हो गया। उनके सगे छोटे भाई, अजित पवार के सगे छोटे भाई सुप्रिया के लिए लगातार काम करते रहे। उनकी मदर चर्चा थी, बाहर चली, घर के बाहर चली गई, फिर उसके बाद ये मदर को लेके आए, बोले नहीं मदर मेरे ही पास है। भाई भाभी सारे लोग अलग हो गए। सब जानते थे शरद पवार यदि उंगली नहीं पकड़ते तो अजित पवार आज किसी छोटे मोटे फैक्ट्री के मालिक होते, या वो भी उनकी स्थिति नहीं थी। जो अरोगेंसी है उनमें, वो अपना खेत बेच बेच के खा रहे होते। वो कहते कि शरद अजित पवार के संगठन की कार्य क्षमता थी, एक समय बीजेपी राष्ट्रवादी कांग्रेस से भी ज्यादा सीटें लेके आई। अरे तुम्हारी कार्य क्षमता दिख गई है अभी। नहीं नहीं, बाल कितने, कौन ओलंपिक मेडल में दौड़ में मेडल ला रहा था, वो तो वलगना छोड़ दीजिए, अभी तो सामने आया क्या हुआ। सारी सीटें हार के अपनी पत्नी को नहीं जिता पाए। अरे अपने पत्नी को अपनी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी बारामती में नहीं जितवा पाए आप, वहां गड्ढा पड़ गया। वहां आपके अभी लाले पड़े हुए हैं कि आप चुनाव लड़ोगे तो क्या होगा। लोकसभा जैसा हालत हो गया तो अजित पवार खुद हार जाएंगे, और उसके सामने अजित पवार का ही सगा भतीजा खड़ा हुआ है। अब अजित पवार को समझ में आएगा भतीजा होने के मायने क्या है। अब वो नहीं कह पाएंगे कि चाचा के खिलाफ लड़ेगा। अरे भाई तुमने चाचा को कहाँ का छोड़ा। और शरद पवार का स्ट्राइक रेट देखिए आप, सारे जितवा के ले आए वो। इसीलिए अपनी इतनी चीजें चली गई है और कि और जबान पे भी कंट्रोल रखा शरद पवार ने, परिवार को लेकर या अजित को लेकर या उनकी वाइफ को लेकर कभी कुछ नहीं कहा। सुप्रिया ने, देखिए सुप्रिया ने भाभी के बारे में कभी कुछ नहीं कहा, भाई के बारे में कुछ नहीं कहा। हाँ ये जरूर है कि वो जब अपने चाची को मिलने गई अजित पवार के मदर को जीतने के बाद, तो पत्रकारों ने पूछा आप अजित पवार के घर गई थी क्या। उसने कहा नहीं, मैं तो चाची के घर गई थी भाई, वहां मेरा दादा अजित पवार भी रहता है। तो ये हो गए वहां पे। और दूसरी तरफ शिवसेना में जो लोग गए हैं उन्होंने कोई बात करने की तमीज नहीं छोड़ी।
उद्धव ठाकरे को क्या नहीं बोला, बाल ठाकरे को क्या नहीं बोला, एक सेकंड रोकता हूं अशोक जी। उनके एक बेटे पे सेकंड बस हत्या रोक के रहा हूं, आरोप तक लगा दिए। एक सेकंड बस रुक जाइए। ये भारतीय जनता पार्टी का कोई वो होता है क्या कि अगर आप उसके साथ जाते हैं तो आपको जबान गंदी करनी पड़ती है, आप बिना जबान गंदी किए हुए उनके साथ गठबंधन नहीं कर सकते हैं। आपको प्रूफ करना होता है कि आप अपने पुराने जो लोग हैं उनको नफरत करते हैं या उनका अपमान कर सकते हैं। ये चाहे राधिका खेड़ा का मामला हो, और बहुत सारे नाम है, मैं नहीं ले रहा हूं, और देखिए चाहे एक जिनकी बात आप कर रहे हैं। देखिए क्या होता है सर, ये जो भाजपा में जाते हैं, ये मोर लॉयल देन द किंग दिखाने का प्रयास करते हैं कि हमें कुछ आगे मिले, ताकि ये बता दे कि हम कांग्रेस को छोड़ के आए, या हम राष्ट्रवादी को छोड़ के आए, या अजीत पवार को ये, या उद्धव को छोड़ के शिवसेना आए, को। या हम राज ठाकरे को छोड़ के आए। यदि हम आए हैं तो हम आपके कितने लॉयल हैं। और वो लॉयल्टी दिखाने के लिए वो इतना बुरी तरह से भौंकना शुरू कर देते हैं कि जनमानस को उसकी घिन आने लगती है। अब शिवसेना ने एक इनकम टैक्स के प्यून को थापा भाई के घर में जो चाय पानी पिलाता था, ऐसे आदमी को महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बनाया। अब वो रिटर्न में उद्धव ठाकरे की माँ बहन करता है रोज। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि उसके माँ बहन करने से उद्धव ठाकरे और स्ट्रांग हो गए। बीजेपी को उनका कोई उपयोग नहीं हो गया, तो मंत्रिमंडल से ड्रॉप कर दिया। मैं नारायण राणे की बात कर रहा हूँ। बहुत निचले स्तर पे मैं कान के नीचे बजाऊंगा और ये करूंगा और वो करूंगा। क्या थे नारायण राणे? वेयर वॉज ही? लोग इनकम टैक्स में, मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि हिज सर्विस इन इनकम टैक्स विल डेफिनेटली हेल्प द एमएसएमई। अरे मैंने फोन करके रिपोर्टर को कहा था, मैंने ही वाज अ प्यून देयर, हु टोल्ड यू ही सर्व्ड इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एज ऑफिसर। और उसने कहा कि नो नो अशोक जी, यू मस्ट बी मिस्टेकन। आई सेड लेट्स सी। और जिस दिन लोकसभा में वो सवाल जवाब में गड़बड़ा गए, तब उन्होंने मुझे फोन किया था। आई वंडर हु इवन गॉट हिम अ प्यून जॉब देयर। आई सेड वो इट वाज इन द यूनियन कोटा, क्योंकि वहां का यूनियन जो था वो शिवसेना के हाथ में था और थापा उस यूनियन को देखते थे। तो थापा के पास, थापा के घर पे भांडुप में जब यूनियन वाले आए, तो नारायण राणे को नारा कहते थे सब, नारा पानी ला। फिर अरे नारा मेरा कुछ करो साहब, अरे नारा को लगा दो तुम्हारे यहाँ कहीं, तो बोले चलो यूनियन कोटे में तुमको प्यून लगवा देते। उस जमाने में ये होता था। अब जब ये लोग ये कहते हैं कि हमको मालूम है उद्धव ठाकरे क्या है, अरे बाप रे बाप, शायद महाराष्ट्र की जनता को मालूम नहीं कि आप क्या है। और संयोग से मैं सारी ये बातें इसलिए भी जानता हूँ क्योंकि मेरा मुंबई में बहुत घनिष्ठ संबंध है। और थापा भाई से लेके तमाम, मतलब हम पत्रकारिता में है सर, हमें सभी प्रकार के लोग मिलते हैं और हम संबंध रखते हैं। उसमें जरूरी नहीं कि हम उनको कोई सुपारी दे के काम करवाएं, लेकिन समझ तो है। जिसने जिसने फील्ड जर्नलिज्म किया उसको तो रिश्ते रखने ही पड़ते हैं, मिलना रिश्ते जुलना रखने पड़ता पड़ते है। हैं। अब तो जो मैंने मैंने इनके एंकर जो कमरे मैंने में इनको बैठे रहते बहुत, हैं उनके कोई रिश्ते नहीं होते। हाँ, मैंने थापा भाई के, कई थापा भाई के लोग हर राजनीतिक दल में है आज। ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जहाँ थापा भाई के लोग नहीं, और सभी से मेरी दोस्ती है। क्योंकि थापा गैंगस्टर नहीं था, थापा रॉबिन हुड था। थापा की जब हत्या हुई तो थापा के घर में कोई करोड़ों रुपए नहीं मिले। थापा का परिवार एक सामान्य परिवार है जो आज भी स्ट्रगल करके जी रहा है। और ये जो उनके यहाँ चाय पानी पिलाते थे, मुख्यमंत्री बन गए, देखिए। तो कुल मिलाकर ये जो चीजें हैं, तो एक, मुझे थोड़ा 30 सेकंड दीजिए, मैं आपको एक किस्सा भी बताता हूँ। वो बिल्कुल मराठी में बिल्कुल। वो कहते हैं कि परतीचे दोर कापले। वो उसका एक स्टोरी है इस कहावत के पीछे, कि वापस जाने के लिए जो रस्सी थी वो काट दी हमने, या तो छलांग लगा के। हुआ ये कि एक गढ़ था जो मुगलों के हाथ में था, और वो मुगलों के हाथ का गढ़ जीजाबाई को बहुत परेशान करता था। और वो जीजाबाई ने कसम खा ली कि मैं पैरों में चप्पल नहीं पहनूंगी यदि वहां पे भगवा निशाना नहीं होगा, तो ये मुगलों का निशाना मुझे परेशान करता है। तानाजी मालुसरे अपने बेटे की शादी का न्योता देने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी के यहाँ आए, क्योंकि वो उनके बाल सगा थे। जब उन्होंने देखा कि जीजा माता बिना पैरों में कुछ पहने घूम रहे, तो उन्हें जब पूछा तो उनको पता पड़ा। तो उन्होंने कहा कि इतनी छोटी बात है माता जी, आपने हमको बोला होता। चलिए ये गढ़ आपके मराठों के साम्राज्य में शामिल होगा, और अभी होगा 15 दिन के अंदर। तो छत्रपति जी ने कहा कि अरे नहीं तानाजी, तुम्हारे यहाँ शादी है। अरे बोले शादी बाद में, पहले शादी इससे करूंगा मैं। और मात्र 150 लोगों के साथ मिलके तानाजी मालुसरे, एक फिल्म भी आई हिंदी में, वो थोड़ी ज्यादा एग्जॉट, मतलब वो कथानक थोड़ा ज्यादा ये था। लेकिन वो जब ऊपर चढ़े किले पे, तो ऐसी जगह से चढ़े जहां कोई चढ़ ही नहीं सकता था, क्योंकि वो अच्छे पर्वत रोहन थे खुद। एक दंत कथा है कि घोरपड़ को यूज किया, वो सब अपनी जगह पे। लेकिन जब ये चढ़े, और जब किसी को लगा ही नहीं था कि इस जगह से हमला होगा, और जब हमला हुआ तो गाफिल किलेदार
परेशान। लेकिन वो भी राजपूत था, उसने भी कड़वी झूठ दी, बहुत लड़ाई हुई। उस लड़ाई में तानाजी मालूसरे बुरी तरह से जख्मी होकर गिर गए। उनको देख के लोगों के होश फस्त हो गए कि कुछ लोग भागने लगे। तो उनके साथ एक 70 साल का बुढ़ा था, उनका मामा, शेलार मामा। उनने जाके सबसे पहले जो वापस उतरने के, जो जिस रस्सी से चढ़े थे, उस वही रस्सी काट दिया। को काट दिया ऊपर से और कहा कि परतीचे दौर कापले, वापस जाने के लिए रस्सियां मैंने काट दी है, या के कूद के मरो या लड़ के मरो। और बचा खुचा मराठा जब वापस आ गया तो गढ़ कब्जे में आ गया। और उसके बाद जब छत्रपति शिवाजी महाराज को पता पड़ा तो उन्होंने कहा कि मेरा सिंह गया और गढ़ आया, तो उसको सिंहगढ़ नाम दिया। गड़ेला, गड़ेला, गढ़ आला पर गड़ाला सिंह पर गिरा, सिंह गेला। सिंह गिरा। तो जो परतीचे दौर वापस किए तो वो ये सभी जगह है। या शरद पवार के यहाँ भी अब वापस आने के दौर वो काट गए भी, अब जहां है वहीं रहो। तो यही हालत, क्योंकि अब शरद पवार के पास एक नई फौज तैयार हो गई। बिल्कुल। जिन लोगों ने उनको लोकसभा जितवाया वही लोग विधानसभा में टिकट लेंगे। वहीं हर कॉन्स्टिट्यूंसी में शिवसेना के पास 288 में लोग तैयार है सर विधायक बनने के लिए, क्योंकि ये सालों से जो सामंती बन बन गए थे, इससे निजात पा ली पार्टी। कई बार होता है ना, कुछ चीजें अच्छे के लिए होती है। तो शरद पवार और अजीत और सेना के बीच मतलब पार्टी जो टूटी, वो मुझे लगता है अच्छे के लिए ही टूटी, नहीं तो मरती हुई पार्टी दोनों को जीवन मिल गया, नया जीवन। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस का फोटो लगा के रोज पूजा करनी चाहिए, मैंने ये सजेशन दिया था। तो वापसी तो होगी नहीं सही अभी। बात। और वो 3-4 महीने के लिए सरकार बची है, कौन 4 महीने के लिए सरकार बनाना चाहेगा? बिल्कुल नहीं, बनाना भी नहीं चाहिए। और डेड बॉडी पे कोई गोली चला के क्यों गोली वेस्ट करेगा? आजकल कारतूस भी महंगा हो गया है। तो अब ये खबरें बार बार उड़ाई जाती है कि ये लोग आ रहे हैं, ये लोग आ रहे हैं, लोग टच में भी है, लेकिन उनका उनका भविष्य अब कुछ नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था कि वीआरएस ले चुके हैं दोनों। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है भी कि जो हुआ वो हुआ, लोकसभा खत्म हुई, ईवीएम पर ढंग से लड़ाई लड़ी जाए ताकि आगे इसको ना दोहराया जाए। और साथ में जो विधानसभाएं हैं, चाहे वो हरियाणा की विधानसभा हो, चाहे महाराष्ट्र की विधानसभा हो, चाहे दिल्ली की विधानसभा हो, इन पर बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जितना हम लोग जानते हैं, जितना सब लोग जानते हैं, वो बाई हुक या बाई क्रुक इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। जैसे भी होगा फिर से सत्ता पर कब्जा करना चाहेगी। हालांकि अशोक जी जो इशारा कर रहे थे कि वहां भी पेटी कल्चर काफी डेवलप हो चुका है और उसके अपने नुकसानात होते हैं, लेकिन उसका फायदा उठाने के लिए आपको उन सब से ऊपर उठना पड़ेगा। आपको जनता के बीच लगातार संदेश देना पड़ेगा। और एक बेहद जरूरी बात अशोक जी ने कही है, वो मैं दोहराना बहुत जरूरी समझता हूं। 2 लोगों का नाम ले रहा हूं सर, स्मृति ईरानी का आपने नाम लिया और संबित पात्रा का मैं नाम ले रहा हूं। बिल्कुल संबित बिल्कुल बिल्कुल पात्रा का बिल्कुल। दिल्ली में बहुत ये मजाक उड़ाया जाता है। मैं उड़ीसा से लौट के आया था और मैंने ट्वीट नहीं किया नहीं, था। मैंने कहा था कि संबित टीवी पर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उड़ीसा में, पुरी में, हर दीवार पे, हर मोहल्ले में, हर गली में दिख रहे हैं। और जिनको नहीं पता है मैं बता दूं कि पिछले 10 साल में, 5 साल में, वो आदमी कोई ऐसा पुरी का घर या गांव नहीं है जहां कम से कम 3 से 4 बार नहीं जा चुका है। उसकी तस्वीरें आती थी, उसका नहीं मजाक उड़ता नहीं, था। एक सोशल बात मीडिया नहीं, पे उसने मजाक उड़ाना अथा आसान है। पूरी जगन्नाथपुरी की जीत ये समित पात्रा की पर्सनल जीत है, ये यही मैं बात मैं मानता कह रहा हूं कि, और ये हूँ मैंने बस। जब लिखा था अशोक जी, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि जनता ऐसे नहीं, जनता सिद्धांत नहीं पढ़ती, जनता सेकुलरिज्म, गांधी, मार्क्स वगैरह वगैरह नहीं पढ़ती, जनता अपनी आंख के सामने देखती है। और मैं कांग्रेस के मित्रों से कह रहा हूं कि पूर्वी दिल्ली की और उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता अपनी आंख से देख रही है कि आज जब उसको पानी का संकट है तो उसका सांसद मनोज तिवारी सड़क पर खड़े होकर शोर मचा रहा है, लेकिन महान क्रांतिकारी कन्हैया जी चुनाव के बाद वहां पर गए भी नहीं है। अगर ये पॉइंट समझ में आए तो नोट कीजिए, ना आए तो हमें भी राइट ऑफ कर दीजिए, कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।